ब्रिटिश रूल में सदियों तक रहने के बाद भारत की आजादी अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आई। इतने बड़े डाइवर्स देश पर फेयर तरीके से शासन कैसे करें? इसका जवाब एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट्स की गारंटी देता, गवर्नमेंट पावर्स को डिफाइन करता और सबके लिए जस्टिस इंश्योर करता। एक इंडियन मेड कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया 1930s में जोर पकड़ने लगा। एन रॉय ने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल दिया। 1935 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि सिर्फ इंडियंस ही अपना पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करें। ब्रिटिश रेजिस्टेंस के बावजूद एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का सेंट्रल पॉइंट बन गई। यह सिर्फ पॉलिटिक्स से बढ़कर था, यह डिग्निटी, इक्वालिटी और सेल्फ रूल का एक कलेक्टिव ड्रीम था। कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियलिज्म से भारत के ब्रेक और डेमोक्रेसी के उसके प्रॉमिस का अल्टीमेट सिंबल बन गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर 1944 में बनी, जिसमें मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था। यह भारत का एक छोटा रूप था। लॉयर्स, लीडर्स, स्कॉलर्स और 15 पायनियरिंग वीमेन सभी देश की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। असेंबली की पहली मीटिंग हिस्टोरिक थी, हालांकि मुस्लिम लीग के बॉयकॉट और पार्टीशन के मंडराते साए ने इसे मार्क किया। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने गए, जिन्होंने मुश्किल समय में असेंबली को गाइड किया। 1947 में पार्टीशन ने असेंबली का साइज कम कर दिया, लेकिन उसके रिजॉल्व को मजबूत किया। ट्रॉमा और उथल पुथल के बावजूद असेंबली आगे बढ़ती रही, अब पूरी तरह सॉवरेन और ब्रिटिश ओवरसाइट से फ्री थी। यह भारत की पहली पार्लियामेंट बनी जिसे देश का फ्यूचर शेप करने का काम सौंपा गया था। असेंबली की डिबेट्स और डिसीजंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नींव रखेंगे। उनका काम डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक टेस्टामेंट था। दिसंबर 1946 में नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने विजन सेट किया, सबके लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यह रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का दिल बन गया। असेंबली ने गवर्नेंस के हर एस्पेक्ट को संभालने के लिए कमेटियां बनाईं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी लीडरशिप आर अंबेडकर कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंबेडकर की लीगल ब्रिलियंस और सोशल विजन ने डॉक्यूमेंट को शेप दिया। पहला ड्राफ्ट 1948 में पब्लिश हुआ, पब्लिक डिबेट के लिए खोला गया और फीडबैक के बेस पर रिवाइज किया गया। असेंबली ने लगभग 3 सालों तक हर क्लॉज पर डिबेट की। 26 नवंबर 1939 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, भारत के लिए एक नया एरा। इस दिन को अब कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा है, जो कंट्री की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इसके बनाने वालों ने ग्लोबली सबसे अच्छे आइडियाज लिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूएस से फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत कुछ उन्हें भारत के लिए अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है, कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए चेंज की परमिशन देता है। यह भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। प्रीएम्बल के आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशन के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, जिसे अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के एक सच्चे रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्मेशन को मार्क करता है। बनाने वालों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पार्टीशन, वायलेंस और सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने भारत की डाइवर्सिटी को अपनाया, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया और मार्जिनलाइज्ड लोगों को ऊपर उठाया। लैंग्वेज और सोशल जस्टिस पर डिबेट्स ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट को शेप दिया जिसने डिफरेंस को मिटाए बिना यूनिटी की तलाश की। क्रिटिक्स नोट करते हैं कि असेंबली सीधे इलेक्टेड नहीं थी और उसने आइडियाज बोरो किए थे, लेकिन उसकी स्पिरिट इंक्लूसिव और विजनरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानून से बढ़कर है, यह एक लिविंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो दशकों के चेंज में भारत को गाइड कर रहा है। यह 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए यूनिटी, डेमोक्रेसी और होप का सिंबल है।
जो जर्नी इसने शुरू की वह जारी है, जो भारत के जस्टिस और इक्वालिटी की तलाश को इंस्पायर करती है।